अरस्तु का आदर्श राज्य भाग 2। मैं कौशल कुमार सेन, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। इससे पूर्व के अंक में हमने अरस्तु के आदर्श राज्य की कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया कि अरस्तु अपने आदर्श राज्य को कैसा बनाना चाहता है, उसकी शेष विशेषताओं का अध्ययन अब हम इस अंक में करेंगे। अरस्तु अपने आदर्श राज्य की अगली विशेषता मानता है कि धन का विवेकपूर्ण समान वितरण होना चाहिए। अरस्तु कहते हैं कि आदर्श राज्य में ना तो अत्यधिक संपत्तिशाली वर्ग का निर्माण होना चाहिए और ना ही अत्यधिक निर्धन वर्ग होना चाहिए। वे इस स्थिति को जानते थे कि यदि अत्यधिक संपत्तिशाली वर्ग राज्य में होगा तो भी शोषण होगा, अर्थात आदर्श राज्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, और अत्यधिक गरीबी होगी तो भी आदर्श राज्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए वह अपने आदर्श राज्य का आधार मध्यम वर्ग को मानता है। अरस्तु चाहता है कि राज्य में धन का यथासंभव विवेकपूर्ण समान वितरण रहना चाहिए। राज्य की नीतियों को इस प्रकार बनाया जाए कि अत्यधिक संपन्न वर्ग अथवा अत्यधिक विपन्न वर्ग का निर्माण नहीं हो, क्योंकि अधिक धन का होना अथवा धन का अभाव राजनीतिक अतिवाद को जन्म देकर राज्य की स्थिरता को संकट पैदा करता है। अरस्तु ने राज्य की भूमि को दो भागों में बांटा है, सार्वजनिक भूमि तथा निजी भूमि। सार्वजनिक भूमि तथा निजी भूमि। सार्वजनिक भूमि का प्रयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाएगा। प्रत्येक नागरिक को निजी भूमि भी दी जाएगी जिस पर वह दासों की मदद से खेती करेगा। इस भूमि की उपज का एक भाग सार्वजनिक उपभोग में लाया जाएगा। नागरिकों में भूमि का वितरण इस प्रकार किया जाएगा कि उनकी निम्नतम भूसंपत्ति अथवा अधिकतम भूसंपत्ति एक निश्चित अनुपात में बनी रहे। अर्थात अरस्तु धन का विवेकपूर्ण समान वितरण चाहते हैं ताकि आदर्श राज्य की स्थापना हो सके। अगली विशेषता है राज्य की बहुलता। प्लेटो ने आदर्श राज्य का लक्षण उसकी एकता को माना है, किंतु अरस्तु ने आदर्श राज्य का लक्षण उसकी बहुलता को माना है। अरस्तु का मत है कि राज्य की एकता पर अधिक बल देने पर वह एक बृहत परिवार बन जाएगा और राज्य का अंत हो जाएगा। उसका मत है कि राज्य में विभिन्नता का तत्व होता है और आदर्श राज्य का लक्षण है कि वह इस विभिन्नता के बीच उचित एकता स्थापित करे। अरस्तु मानते हैं कि अत्यधिक एकता किसी भी वस्तु को तोड़ देती है, इसलिए वह अपनी मध्यम मार्गी बुद्धि को अपनाते हुए राज्य की बहुलता में विश्वास करते हैं। वह ताकि राज्य की शक्तियां अनेक समुदायों द्वारा उपभोग की जा सकें और व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी जा सके। अगली विशेषता है नागरिकों का चरित्र एवं स्वभाव। अरस्तु ने नागरिकों के चरित्र एवं स्वभाव में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक माना है: बुद्धि, साहस, उत्साह, आत्मसंयम, न्यायप्रियता, कलाप्रियता आदि। यह उल्लेखनीय है कि अरस्तु का मत था कि ये गुण यूनानी जाति के गुण हैं। वह चाहता है कि नागरिकों में यूनानियों के सभी प्रमुख गुण होने चाहिए। यहाँ अरस्तु यूनानियों को एक श्रेष्ठ जाति सिद्ध करता है
और ये जो सद्गुण बताएं, बुद्धि, साहस, आत्मनियंत्रण, न्यायप्रियता, कलाप्रियता, ये यूनानियों के गुण हैं। अतः नागरिकों में ये यूनानियों के गुण होने चाहिए। अगली विशेषता है शिक्षा व्यवस्था। अरस्तु ने आदर्श राज्य के लिए शिक्षा को अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन माना है। एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था द्वारा इस सब नागरिकों का निर्माण संभव है। अरस्तु का मत है कि शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए तथा सभी नागरिकों के लिए यह अनिवार्य होनी चाहिए तथा सभी के लिए एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। अरस्तु चाहते हैं कि राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए ताकि राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार नागरिक तैयार किए जा सके। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था अरस्तु अपने आदर्श राज्य में चाहते हैं। अगली विशेषता है आत्मनिर्भरता। अरस्तु ने आदर्श राज्य को मानव समाज का सर्वश्रेष्ठ रूप माना है जो आत्मनिर्भरता के गुण से संपन्न होगा। जहाँ परिवार एवं ग्राम मानव आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित मात्रा में ही करने में समर्थ होते हैं, वहाँ आदर्श राज्य उसकी समस्त भौतिक, आर्थिक, बौद्धिक एवं नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इस प्रकार अरस्तु का आदर्श राज्य स्वयं में आत्मनिर्भर होगा। ये अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताएं थी। अर्थात अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में किन किन गुणों का समावेश किया है वो हमने इन विशेषताओं के अंतर्गत अध्ययन किया है। अब हम अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताओं को पढ़ने के बाद उनकी आलोचना देखते हैं। सबसे पहले अरस्तु की आलोचना की, इस आदर्श राज्य की आलोचना की जाती है कि यह मात्र नगर राज्य तक सीमित है। अरस्तु ने जो आदर्श राज्य का विवरण दिया है वह केवल नगर राज्य के आकार वाले राज्यों के लिए ही उपयुक्त है। विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना है कि नगर राज्य से तात्पर्य उस समय यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य थे। आज बड़े बड़े राष्ट्र राज्य हैं। राष्ट्र राज्य का तात्पर्य वो उन राज्यों से होता है जहां शासन एक केंद्रीय सत्ता द्वारा चलाया जाता है। तो वर्तमान के जो बड़े विशाल राष्ट्र हैं उनमें इन गुणों को लागू नहीं किया जा सकता। ये केवल नगर राज्य एक छोटे आकार वाले राज्य होते हैं। वहाँ बस ये अरस्तु द्वारा दिए गए गुण उन नगर राज्यों पर ही लागू हो सकते हैं। दूसरी आलोचना है यूनानी मान्यताओं से प्रभावित। अरस्तु ने जिसे आदर्श राज्य कहा है वह मात्र यूनानी संस्कृति एवं मान्यताओं पर आधारित है। उसका मत है कि यूनानी राजनीतिक गुण तथा नागरिकता के गुण में सर्वश्रेष्ठ हैं और बर्बर जातियों, यूरोप व एशिया की जातियों, उनको बर्बर जातियां बोलता है, में ये गुण नहीं पाए जाते हैं। अरस्तु के अनुसार अपनी प्रकृति से बर्बर और दास दोनों एक ही चीज़ हैं। इस स्थिति में अरस्तु के आदर्श राज्य संबंधी विचारों को संकीर्ण माना जाता है और उनमें सार्वभौमिकता का अभाव है। तीसरी आलोचना है राज्य आत्मनिर्भर नहीं। अरस्तु ने आदर्श राज्य को पूर्ण आत्मनिर्भर समुदाय बताया है, किंतु व्यवहार में यह न तो उचित है और न ही संभव है। राज्य व्यक्ति एवं समुदाय की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। राज्य स्वयं में अपूर्ण है और इसलिए उसका निरंतर विकास हुआ है और वर्तमान काल में राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई है। अगली आलोचना है आयु अनुसार वर्ग एवं कार्य परिवर्तन अनुचित। अरस्तु ने आयु के अनुसार नागरिकों के वर्ग एवं कार्य में परिवर्तन की योजना स्वीकारी है, किंतु व्यवहार में उसका यह विचार दोषपूर्ण लगता है। यह मान्यता उचित नहीं है कि युवावस्था के सभी नागरिक आवश्यक रूप से कुशल सैनिक हो सकते हैं अथवा प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में सभी नागरिक क्रम से कुशल प्रशासक व पुरोहित सिद्ध होंगे। अगली आलोचना है विशेषज्ञता
व सामान्यता में विरोध। अरस्तु ने आदर्श राज्य के शासन में गुण तथा संख्या दोनों को महत्व दिया है। यहाँ गुण का अर्थ विशेषज्ञों से है और संख्या का अर्थ जन सामान्य से है। अनुभव बताता है कि विशेषज्ञ एवं जन सामान्य में विरोध होता है। इस प्रकार उसके आदर्श राज्य में विरोधाभास दिखाई देता है। अगली आलोचना है आधारभूत शब्दों की अस्पष्टता। अरस्तु ने आदर्श राज्य के लक्षणों की विवेचना में नैतिकता, सुख, सद्गुण आदि शब्दों का प्रयोग किया है, किंतु उसने इन शब्दों की समुचित व्याख्या अथवा परिभाषा नहीं दी है। अगली आलोचना है नागरिकता का अधिकार सीमित। अरस्तु ने राज्य में मौजूद कृषक वर्ग तथा शिल्पी वर्ग के लोगों को राज्य का सदस्य नहीं माना है, उन्हें नागरिकता के अधिकार से वंचित रखा है। यह मानवीय दृष्टि से अनुचित है और राज्य में असमानता पैदा करके उसकी स्थिरता को सीमित करता है। अनेकता में एकता पूर्ण है। अगली आलोचना अनेकता में एकता पूर्ण है। अरस्तु ने आदर्श राज्य का एक प्रमुख लक्षण यह माना है कि इसमें अनेकता में एकता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए, किंतु उसने कृषक वर्ग तथा शिल्पी वर्ग को बौद्धिक एवं आत्मिक विकास का कोई अवसर नहीं दिया है। उन्हें केवल शारीरिक विकास का मौका ही प्राप्त है। इस प्रकार हमने अरस्तु के आदर्श राज्य की ये कुछ आलोचनाएं पढ़ी और अब अंत में हम अरस्तु के आदर्श राज्य का निष्कर्ष रूप में अध्ययन करते हैं। अरस्तु के आदर्श राज्य का आधार प्लेटो के अव्यावहारिक व काल्पनिक आदर्श राज्य से एकदम भिन्न है, परंतु अरस्तु ऐसे व्यावहारिक आदर्श को उचित मानता है जिसकी प्राप्ति संभव हो। धन्यवाद।